पाकिस्तान के पास पंजाब के 9 ज़िले थे। भारत के विभाजन के बाद 8 ज़िले भारत के हिस्से में आए थे। जो पाकिस्तान के पास 9 ज़िले थे वो सारे फर्टाइल थे, नहरों से सिंचित थे। ये सत्य है। उसके पास भारत की सर्वश्रेष्ठ भूमि थी। इसके अतिरिक्त उसके पास ऊपर का जो कोहाट मतलब जो सीमांत प्रांत था अफ़गानिस्तान से मिलता हुआ, वो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था। ज़्यादातर दुनिया का छुआरा वहीं पैदा होता है। इसी प्रकार बलूचिस्तान का हिस्सा जो कभी पाकिस्तान ने कब्जाया था, जो कि एक अलग स्टेट थी, वो उसमें सारा सेंधा नमक जो उसे एक बिल्कुल गिफ्ट के रूप में मिला, वो उसके पास उतना ही धनाढ़ उसे बनाता था। ठीक वैसी स्थिति हमारे पास सिंध का जो गुजरात और राजस्थान का हिस्सा था, वो ड्राई एरिया था। उसके पास सिंध का वो हिस्सा था जो सिंधु नदी से सिंचित था। तो ये तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, पाकिस्तान के पास सर्वश्रेष्ठ भूमि थी भारत की। इसके अतिरिक्त एक कहावत मशहूर थी भारत में, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। विभाजन के बाद जितने भी संस्थान विशेष रूप से पंजाब में आए, जैसा करनाल में गाय की डेयरी और गेहूं का संस्थान वो लाहौर से आया, भैंस की डेयरी हिसार वो वहीं से आया। तो लगभग ये समझ लें उस वक्त डीएवी कॉलेज लाहौर उतना बड़ा था, उसमें 113 विभाग थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी थी उसमें कुल 65 विभाग थे। तो डीएवी कॉलेज अकेला मात्र ही अलीगढ़ से बड़ा था। तो लाहौर विश्वविद्यालय कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। दूध के लिए वो पहले ही गाय काट कर अपना खा चुके। एक कहावत मशहूर है, बकरी का दूध जब तक दे जब तक पी लो, उसके बाद उसे काट कर खा लो। तो उन्होंने जितनी गायें थी वो भी काट कर खा ली। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार को ये मजबूरी में साहिवाल नस्ल पर काटने पर पाबंदी लगानी पड़ी थी ताकि ये नस्ल ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने तो अकेला मतलब जो कृषि और कृषि से अलाइड जितने उद्योग थे, दूध डेयरी, ये भी समाप्त है। बॉम्बे राज्य था एक, जिसके से कटकर महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध बने। बॉम्बे के बाद बॉम्बे राज्य में सबसे बड़ा शहर कराची था। उसके बाद हैदराबाद, अहमदाबाद ये थे। कराची की हालत सभी को पता है कि आज एक एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहे। लाहौर की हालत एक एक रोटी के लिए वो तरस रहे। वहाँ से जितना खेती करने वाला जट सिख था वो आ गया, व्यापार करने वाला जितना खत्री समाज था वो आ गया। सिंध से जितने सिंधी यानी जितने जेठमलानी जैसे हैं, जो अडवाणी ये परिवार हैं, ये सब लोग बड़े परिवार थे वहाँ के। लाहौर का शाहनी परिवार मशहूर था, जुनेजा परिवार मशहूर था, ये बहुत बड़े औद्योगिक घराने थे। ये सब समाप्त हुए, पाकिस्तान समाप्त हो गया। यहाँ तक कि लाहौर को आधुनिक शहर बनाने में जिस सर गंगाराम का सबसे बड़ा योगदान था, उस गंगाराम की मूर्ति भी अब से कई साल पहले उन्होंने तोड़ दी थी। वो तो कुछ लोगों ने फिर उसे बनाया दोबारा, क्योंकि मेन जो गंगाराम हॉस्पिटल था वो लाहौर में था। दिल्ली में उसकी प्रतिलिपि कॉपी। पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान तो पहले से ही समाप्त था। पाकिस्तान कोई प्राकृतिक राज्य थोड़ा ही, ये तो इसे तो पहले से कहा जाए इलिसिएट चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये तो अवैध संतान अंग्रेजों की। इसे तो आज ही निकल अवैध संतान का कोई अस्तित्व थोड़ा ही, वो तो समाप्त थोड़ा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में मिला लेना चाहिए, अखंड भारत बना देना चाहिए। भारत में और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसे एक समझो एक परेशानी पैदा करनी, सिर दर्द को भारत मिला कर क्या करेगा इसमें से। हाँ, कश्मीर भारत का हिस्सा था, उसको अब समय ऐसा है पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक कमजोरियों का लाभ उठा कर भारत को उस अपने अधिग्रहण कर लेना चाहिए। एक तरह से अधिग्रहण ही होगा, क्योंकि भाई पहले से भारत का हिस्सा था, वो उस पूरे हिस्से को भारत अपने कब्जे में कर ले, यही इसकी व्यवस्था है। पाकिस्तान को नहीं मिलाना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान के इस 24 करोड़ जो वहाँ का मुस्लिम है उसे भारत मिला कर क्या करेगा। वे तो चाह रहे मिल जा, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो भारत में ही तो भीड़ बढ़ावेंगे। मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, मदद करना देखिए सरकार का एक नीतिगत निर्णय हो। मदद कितनी करेंगे, भारत कितनी मदद कर सके उनकी। इस साल तो गेहूँ है भी, क्योंकि एक इतनी बड़ी बाढ़ आई पूरे पाकिस्तान में, जिसका लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया आज भी जलमग्न। तो जिसमें से गन्ने की खेती भी नहीं काटी गई, उसमें गेहूं की पैदावार नहीं हुई, तो अगले साल गेहूं की हालत तो और ख़राब होनी आने वाले टाइम में। तो भारत उसका खर्चा कहाँ तक उठा लेगा और क्यों उठावेगा? क्योंकि भारत की पास अपनी समस्याएं, अनुदान के रूप में गेहूं देने के लिए दूसरे जो देश हैं, जो भारत की तरफ देखें, ऐसे देश बहुत सारे देश हैं जिनमें UN मिशन के अंतर्गत भारत सरकार को गेहूँ भेजना पड़े। तो भारत अकेला पाकिस्तान की तरफ क्यों देखेगा? कोई इसका कोई दबाव थोड़ा ही भारत के ऊपर। विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान की मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर डिपेंड करता है।
नहीं, मैंने बताया ना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा, चूँकि हम यूएनओ के इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मेंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हिसाब से यूएनओ क्या तय कर, भाई अगर गरीबी मान लो वहाँ भूखमरी आ गई तो ये तो एक बाध्यकारी है कि भाई भारत सरकार को, अभी अफगानिस्तान को गेहूँ भेजना पड़ा था, वैसे ही पाकिस्तान को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण यह है जब वहाँ आदमी भूखा मरेगा, एक दूसरे का कत्ल करेगा, तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कोई प्राकृतिक बॉर्डर तो है नहीं, कोई हिमालय खड़ा मैदान है, वो नीचे रेत के नीचे से समुंदर के रास्ते से भारत में घुसेंगे, और यहाँ वो एक असामाजिकता, अवैधानिकता और कानून की व्यवस्था को ख़राब करेंगे, घुसेंगे, मरेंगे और मारेंगे। तो इनका ये तो होना ही, आज नहीं कल। लगातार एक उनकी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के मुस्लिम पर लगातार जो भारतीय गवर्नमेंट है वो जुल्म कर रही है। ये जो नैरेटिव है कहाँ से गढ़ा जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में ये इस तरह के लोग हैं जो भारत में धर्मनिरपेक्ष हिंदू, ये उस नैरेटिव को भारत में तैयार करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहा। अल्पसंख्यक के नाम पर वो इसका, चूँकि ना विदेश से पैसा फंड मिलता है, इसीलिए ये ऐसी ऐसी नई नई थ्योरी लाते हैं, और नई नई थ्योरी को ये JNU, हैदराबाद, कई यूनिवर्सिटी जो इसी काम पर लगी हुई, उसे आके ही जनता में भेजते हैं। बप्सा, इस तरह की जो अलग अलग संगठन हैं इन पार्टियों के, वो इन्हें सक्रिय रूप से क्रियान्वित करते हैं। आपको भी लगता है कि यहाँ मुस्लिम बोलने लायक नहीं रहता, आज़ादी नहीं है बोलने की? कहाँ? भारत में? भारत में भारत के अलावा तो कहीं मुसलमान को बोलने की आज़ादी है ही नहीं, किसी भी अरब देश में जितने 34 देश हैं वहाँ पर जातांत्रिक व्यवस्था है नहीं, ना किसी का बोलने से अधिकार है। पाकिस्तान में बोलने का अधिकार आज तक सबको पता, भुट्टो का क्या हुआ था, जियाउल हक का क्या हुआ, उनका तो ये भी पता नहीं वो धरती पर मरेगा या आसमान में या समुद्र में डूब कर मरेगा, तो उनके तो मरने की विधि का भी किसी को आज तक ज्ञान नहीं हुआ कि इसकी मृत्यु कहाँ होगी। वहाँ से वीडियो वायरल हो रही है कि यहाँ पे मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन भारत के कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई इतनी है, मोदी को हटाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं, भारत में महंगाई कहाँ? भारत में आज 65 रुपये 70 रुपये किलो दूध, वहाँ 700 रुपये किलो दूध, वहाँ 600 रुपये किलो से ऊपर मांस, यहाँ खाने के लिए मांस ज़्यादा 200 रुपये किलो, सब्जी, प्याज, यहाँ सबको पता महाराष्ट्र, मतलब पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्याज का किसान किस तरह से उसे खेत में ही बहारे, खेत में ही समाप्त कर रहे, तो यहाँ खाद्यान्न की कहाँ कमी भारत में? भारत में खाद्यान्न जैसी तो कोई समस्या ही नहीं। भारत एक पाकिस्तान क्या 4 पाकिस्तान को इतना ही खिला सके भारत, भारत के पास आज इतना उत्पादन, तो ये कोई समस्या नहीं है भारत के सामने। वो मतलब कृषि उत्पादन में तो भारत का कोई मुकाबला ही किसी करना बेकार है। राहुल गांधी ने अभी यात्रा भी की, वो कह रहे थे कि 72 पे पेट्रोल छोड़ के गए थे, इन्होंने 100 पे कर दिया, सिलेंडर 400 का छोड़ के गए थे, इन्होंने 1200 पहुँचा दिया। राहुल गांधी हर तो ये इसी काम पर लगे हुए, सिलेंडर और महंगाई कोई विषय यहाँ किसी का नहीं है, ना इस पर कोई देख रहा। विकास की गति आगे बढ़ रहा देश, लोगों का ध्यान सिर्फ उस पर, सिलेंडर 700 से 900 का हो गया, कोई ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। क्योंकि अगर पेट्रोल पे इन पर पैसे नहीं बढ़ेंगे, शराब पे पैसे नहीं बढ़ेंगे, तो सरकार के पास राजस्व कहाँ से होगा? तो पैसे तो बढ़ने ही बढ़ने, ये तो बढ़ने भी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा कोई विषय, बड़ा विषय क्या मानते हैं? बड़ा विषय राष्ट्रीयता, बड़ा विषय जो राष्ट्रीय विकास के जो अलग अलग औद्योगिक इकाई हैं वे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ माननीय योगी जी की सरकार में, विदेश दूसरे राज्यों से या दूसरे जो भारतीय प्रवासी भारतीय वो भारत में उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, ये है विकास के काम, ये इसी में तो विकास होगा। इनसे छोटी छोटी चीज़ों से सिलेंडर 700 रुपये का हो गया, 900 हो जाना, तो इससे क्या? आप कह रहे हैं निवेश हुआ भी इतना बड़ा, उमेश पाल हत्याकांड होगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे निवेश कैसे आएगा, यूपी की तो कानून व्यवस्था चरमरा रही है। नहीं, ये तो समाजवादी और बहुजन समाजवादी लोगों की हत्या है आपस में, इससे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का क्या लेना देना? क्योंकि वो खुद ही एक ऐसी प्रवृत्ति के, ऐसी बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं जो खुद अपराधी। तो ये जो झगड़ा दोनों तरफ से, ये तो अभी समाजवादी और बहुजन समाजवादी का, अब रह गया काम कानून व्यवस्था का। ये सबको पता, माननीय योगी जी की सरकार में अतीक अहमद की कार का पंक्चर होगा, पलटेगी, और अतीक जी ऊपर चले जाएंगे, कार पलटेगी, पंचर होगा, इसमें क्या सबको पता। विकास दुबे का हुआ था, अभी परसों एक उसका हुआ अतीक के सिपाही का, अतीक के सिपाही ने योगी जी के सिपाही पर हमला किया, तो वो ऊपर चला गया। तो जितने इनमें से 13 ये अभियुक्त बताया गया, इनमें से 11 का यही होना, 11 का इनकाउंटर में ये मुकाबले में मारे जाएंगे। अच्छा साहिब जी, आपको जब याद होगा जो पूरा का पूरा चुनाव है वो भी कानून व्यवस्था पे हुआ, कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार बनी, आपको नहीं लगता दोबारा से जिस तरीके से योगी जी आए थे 2017 में, तो आपने देखा लगातार इनकाउंटर हुए थे, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ खराब होती जा रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, कानून व्यवस्था कोई खराब नहीं है, ये तो गैंगवार है, ये तो अच्छी चीज़ है। जिस मालिक के नौकर लड़ते हैं वो तो बहुत सौभाग्यशाली हो, जिस समाज में, जिस राज्य में इस तरह के गुंडे आपस में गैंगस्टर लड़ते हों, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। इनकी तो हत्याएं आपस में हो जाए, ये आम आदमी उतना ही शांति से रहेगा।
इनमें कौन आदमी भला मर रहा? ये तो सब एक ही श्रेणी के लोग हैं। उन्होंने उन्हें मारा, उन्होंने उन्हें मारा। अगर हाँ किसी शरीफ आदमी की हत्या हो जाए, और हालांकि परिस्थिति ऐसी बढ़नी, ये 13 लोगों के नाम CCTV फुटेज से मिले, इनमें से 11 का इनकाउंटर होगा।